अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएं कि हुकूमत पंजाब ने 2653 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया। तालीम के लिए 442, सेहत के लिए 370 अरब रुपए रखे गए हैं। कोरोना वैक्सीनेशन के लिए 10 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। तरक्याती अखराजात के लिए 54 अरब 22 करोड़ रुपए रखे गए हैं। मोहसिन बिलाल हमारे नुमाइंदे पंजाब असम्बली से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मोहसिन, बताइएगा, आज के बजट में कई शोबों में फंड्स कई गुना बढ़ाए गए हैं, क्या अहम नुकात है, तफसीलात बता दीजिएगा। जी बिल्कुल, सूबाई वज़ीर ख़जाना हाशिम जवां बख्त ने आज हुकूमत पंजाब की जानिब से माली साल 2021-22 के लिए 2653 अरब का जो बजट है वो पंजाब असम्बली में पेश किया है। इस बजट में सबसे अहम बात तो सरकारी मुलाजमीन के लिए है कि उनकी तनख्वाहों में 10% इजाफे की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा जो मजदूर की कम से कम उजरत है वो 20,000 रुपये रखी गई है। उसके अलावा पनाहगाहों के लिए और जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी जो है अरबों रुपये मुख्तस किए गए हैं। इसके अलावा पंजाब भर में जो है वो पीने के साफ़ पानी का एक बहुत बड़ा मसला है और वज़ीर ख़जाना ने अपनी तकरीर में ये बताया है कि 16 अज़ला की मुख्तलिफ़ तहसीलों में अरबों रुपये जो है की लागत से जो साफ़ पानी के मनसूबे हैं उनकी बुनियाद रख दी गई है और उम्मीद है कि इस साल दिसंबर के आखिर तक जो पंजाब के 16 अज़ला हैं और जो उनकी तहसीलें हैं उनको साफ़ पानी मैसर आ जाएगा। जब सूबाई वज़ीर ख़जाना की जानिब से तकरीर की जा रही थी तो अपोजिशन की जानिब से ऐवान के अंदर भरपूर एहतजाज किया गया था। अपोजिशन की ख़वातीन ने प्ले गार्ड्स उठा रखे थे जिस पर हुकूमत मुखालिफ नारे दर्ज थे। उसके अलावा अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज भी अपने डाइस से खड़े हो गए और वो भी नारों का जवाब देते रहे। दूसरी जानिब अपोजिशन की ये हत्तुल इम्कान कोशिश रही कि पंजाब असम्बली की जो नई इमारत है और वज़ीर आला पंजाब भी आज ऐवान में मौजूद हैं तो उनके डाइस का जो है किसी तरीके हस्तार किया जाए, लेकिन जो हुकूमती बेंचेस पर बैठे हुए अरकान थे वो वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के जो बेंच है जो सीट थी उसके आगे आए और एक भरपूर हसार कायम किए रखा। तहम जो सूबाई वज़ीर ख़जाना है हाशिम जवां बख्त, उन्होंने अपनी जो स्पीच है जारी रखी। अपोजिशन ने सीटियां भी ऐवान में बजाई, लेकिन एक पल को भी यह महसूस नहीं हुआ कि अपोजिशन कोई टफ टाइम दे रही है, क्योंकि पिछली असम्बली में हमने ये रवायत देखी थी कि अपोजिशन की जानिब से एजेंडे की कापियाँ फाड़ी जाती थी और जो भी वज़ीर ख़जाना होता उसके डाइस का हसार किया जाता था। लेकिन इस दफ़ा ऐसे कोई मनाज़र नहीं देखने में आए और जो सूबाई वज़ीर ख़जाना है हाशिम जवां बख्त, उन्होंने रवां साल 2021-22 के लिए 2653 अरब का जो बजट है वो पेश कर दिया। ठीक है, अच्छा मोहसिन, ये बताएगा कि पेंशन और यौमिया उजरत में कितना इजाफा किया गया है? जी, जो योमिया मुहाना उजरत के हवाले से ये कहा गया है कि 20,000 कम से कम जो है वो माहाना उजरत होगी। उसके अलावा जो ग्रेड 17 से ऊपर के सरकारी मुलाजमीन हैं उनके लिए भी 25% अलग से अनाउंस रखा गया है और ये भी कहा गया है कि अगर कोई सरकारी ऑफिसर अच्छा काम करेगा तो उसको शाबाश भी दी जाएगी और एक्स्ट्रा बेनिफिट भी दिए जाएंगे। पेंशनर्स के लिए भी इस बजट में अरबों रुपए जो हैं वो मुख्तस किए गए हैं और किसानों के हवाले से जो महकमा रेवेन्यू है उन्होंने एक टैक्स लगाने की तजवीज़ महकमा रेवेन्यू की जानिब से पेश की गई थी, जिसको न सिर्फ वज़ीर आला पंजाब बल्कि काबीना ने भी मुस्तरद कर दिया। जी ठीक है मोहसिन बिलाल, आपसे मजीद भी हम बजट के हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। एक दफ़ा फिर आपको आगाह करें, आइंदा माली साल का हजम 2653 अरब रुपये रखा गया है पंजाब के लिए, जो कि रवा माली साल से 18% ज़्यादा बताया जा रहा है। तरक्याती बजट में 66% का गैर मामूली इजाफा किया गया है। सोशल सेक्टर को 205 अरब 50 करोड़ की रकम मुख्तस की गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 147 अरब 40 करोड़ मुख्तस किए गए हैं। स्पेशल प्रोग्राम 19 अरब 41 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि पैदावारी शोबों समेत दीगर शोबों के लिए जो है 57 अरब 90 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। सेहत के लिए 370 अरब रुपए के फंड मुख्तस किए गए हैं, जो कि रवा माली साल के बजट के मुकाबले में 182% ज़्यादा हैं। बिल्कुल, मोहसिन हमारे साथ मौजूद है। मोहसिन, नई बिल्डिंग में ये पहला इजलास हुआ है तो क्या मनाजिर थे, क्या कहना था स्पीकर का? जी बिल्कुल, नई बिल्डिंग में ये पहला इजलास हुआ। ये क्रेडिट उस्मान बुज़दार और उसकी
हुकूमत को जाता है। अगर इस नई बिल्डिंग की तारीख के हवाले से बात की जाए तो तकरीबन 2005 में उस वक्त के वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने इस नई बिल्डिंग का संगे बुनियाद रखा था। गो कि आज वो स्पीकर पंजाब असम्बली हैं और उन्हीं के हाथों से इसका इफ्तिताह भी हुआ है। ऐवान में इजहार ख्याल करते हुए चौधरी परवेज़ इलाही का ये कहना था कि वो तमाम अरकान पंजाब असम्बली को, चाहे उनका ताल्लुक अपोजिशन से है, सबको अपने नए घर में खुशामदीद कहते हैं। और जब भी कोई शख्स नए घर में शिफ्ट होता है तो कुछ मसले मसाइल होते हैं, लेकिन उन्होंने यकीन दहानी करवाई कि वो जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो जल्द दूर कर ली जाएंगी। अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज शरीफ भी यहाँ पर पहुँचे तो हमने उनसे ये सवाल भी किया था कि आज आपने अपना जो लिबास है उसका जो कलर है वो वज़ीर आला पंजाब से मिलता जुलता है। तो कुछ लम्हे के लिए वो खामोश हो गए, लेकिन उसके बाद उन्होंने पंजाब असम्बली की नई इमारत को देखा और ये कहा कि जो उनके कपड़ों का, जो उनके लिबास का कलर है वो तो नई बिल्डिंग से मिलता है। इसके अलावा तमाम अरकान पंजाब। ठीक है मोहसिन, आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। फिलहाल अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। वजीर खजाना पंजाब हाशिम जमां बख्श के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन में 10% इजाफे की खुशखबरी सुना दी। मजदूर की कम अज कम उजरत भी 17,500 से बढ़ाकर 20,000 रुपए कर दी गई है। हुकूमत ने यह फैसला किया है कि तमाम सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा किया जाएगा। मैं यहां एक और ऐलान भी करना चाहता हूं कि ग्रेड 1 से लेकर 19 के वो 7,21,000 से जायद सरकारी मुलाजमीन जिन्हें पहले किसी किस्म का कोई अलाउंस नहीं दिया गया, उनकी तनख्वाहों में स्पेशल अलाउंस की मद में मजीद 25% इजाफे किया जा रहा है। इसी तरह रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 10% इजाफा करने की तजवीज़ है। आइंदा माली साल के बजट में हमारे मजदूर भाइयों की कम से कम उजरत 17,500 रुपये माहाना से बढ़ाकर 20,000 रुपये माहाना मुकर्रर की जा रही है। तो पेंशन और यौमिया उजरत में इजाफा अनाउंस किया गया है वज़ीर ख़जाना पंजाब की जानिब से। वज़ीर ख़जाना पंजाब हाशिम जमां बख्श की जानिब से बजट तकरीर के दौरान ये बात की गई कि पेंशन में इजाफा किया गया है, तनख्वाहों में इजाफा किया गया है। एक तरफ पंजाब तरक्की कर रहा है तो दूसरी जानिब सिंध वफाक के सामने मुसलसल आंसू बहा रहा है। वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं कि सिंध के साथ शदीद नाइंसाफ़ी की जा रही है। 742 अरब का कहकर 680 अरब रुपए दिए जा रहे हैं। साथ साथ उनका कहना था कि ऐसे प्रोजेक्ट्स थोपे गए जिनकी जरूरत ही नहीं। वज़ीर आला ने सवाल उठाया कि अगर शरह नमू बढ़ रही है तो वसाइल क्यों कम हो रहे हैं। सिंध सूबे के जब मसले बताता हूँ उनको चिड़ क्यों लगती है इस चीज से, एकदम हमलावर क्यों हो जाते हैं। बड़ी परफॉर्मेंस की बातें सुनी ना हमने, वो जी हमने ग्रोथ हमारी इतनी फीसद से इतनी फीसद हो गई। 2.1% से 3.94% आपकी ग्रोथ हो गई है कि रिसोर्सेज बढ़ने की बजाय कम क्यों हुए। कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा। ये हमें कहा गया था कि आपको 742 अरब रुपए दिए जाएंगे, अब रिवाइज करके कह दिया है 680 अरब कर दिए, 680.4 या 5 मिलियन। हमारे साथ शदीद नाइंसाफी हुई है। हमें वो प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं है, जबरदस्ती थोपे गए हैं। साहब उठ के कहते हैं कि ये कितने साल हो गए, कितने मोटरवे बना लिया आपने। 18वीं तरमीम पे क्रिटिसिज्म होता है, NFC पे क्रिटिसिज्म होता है, कहीं नाले नहीं बनाए। इन नाले सिर्फ नालों में बह जाएंगे। ये सिर्फ बुक्स ने 90 अरब इधर दिए, 93 अरब उधर दिए। कहाँ है भाई, दिखाओ तो सही, स्कीम बता दो। अभी तक तो 3 साल हुए हैं, अल्लाह करे जल्द से जल्द ये खत्म हो। टाइम लगता है 300 साल, आप लोगों को भी लगता होगा। सवाई सिंध के पूरे मुल्क में तरक्की हो रही है। सुप्रीम कोर्ट से आज सख्त रिमार्क सामने आए। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क दिए कि यूनुस मेमन सिंध का असल हुक्मरान है जो कनाडा में बैठकर कराची का सिस्टम चला रहा है। समा ने 2 साल पहले ही कराची में चाइना कटिंग और गैर कानूनी तामीरात में यूनुस मेमन को बेनकाब किया था। मोहम्मद अली हफीज की रिपोर्ट।
सुप्रीम कोर्ट में गैर कानूनी तामीरात से मुतालिक केस की समाअत के दौरान चाइना कटिंग के अहम किरदार यूनुस मेमन का जिक्र भी हुआ। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि कनाडा में मौजूद यूनुस मेमन सिंध का असल हुक्मरान है, जो कनाडा में बैठकर कराची में गैर कानूनी तामीरात का सिस्टम चला रहा है। चीफ जस्टिस ने एडवोकेट जनरल को मुखातिब करके कहा कि क्या यहाँ आपकी हुकूमत है? यहाँ तो मुकम्मल लाकानूनियत है। कराची में चाइना कटिंग और गैर कानूनी तामीरात में यूनुस मेमन के किरदार की निशानदही समा ने 2 साल पहले अपनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में की थी। समा ने बताया था कि KDA, MDA और LDA में गैर कानूनी तामीरात का सिस्टम कैसे चलता है और इसमें यूनुस मेमन का क्या किरदार है। जिस सिस्टम को पहले मंजूर काका और शब्बीर बम्बार्ड चलाते थे, गुज़िश्ता कई साल से कनाडा में मौजूद यूनुस मेमन खालिद यूसुफी जलाल, जुबैर उर्फ DC और आतिफ अमरीकन की मदद से चलाता है। ज़राए के मुताबिक यही यूनुस मेमन SBCA, KDA, MDA और LDA में तकरीरियाँ कराता है। सरकारी ज़मीनों के मामलात में किंग मेकर के तौर पर जाने जाने वाले यूनुस मेमन के सिंध की अहम तरीन सियासी शख्सियत से करीबी ताल्लुकात हैं। इसी यूनुस मेमन का सिस्टम खाली सरकारी ज़मीनों पर कब्जे, चाइना कटिंग और गैर कानूनी तामीरात का काम मुमकिन बना देता है। SBCA हो या KDA, LDA हो या MDA, हर इदारे में अहम तकरीरियाँ यूनुस मेमन की ईमा पर ही होती हैं। यही सिस्टम मुअत्तल अफसरों को बहाल और मनपसंद पोस्टिंग भी दिला देता है। बदले में सिर्फ सिस्टम का हिस्सा बनना होता है और हर 2 नंबर और गैर कानूनी काम करके आमदनी का बड़ा हिस्सा सिस्टम को देना होता है। मोहम्मद अली हफीज, समा, कराची। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में मजीद किन किन केसेस की समाअत हुई, इस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। फिलहाल आपको ले चलेंगे बराह रास्त वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जो कि 360 अरब से ज़ायद का है। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ कि तमाम डिस्ट्रिक्ट्स को उनकी एलोकेशन के मुताबिक फ़ंड्स मिलेंगे और पैसे एलोकेट हुए हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो हमने तवज्जो दिया है इस दफ़ा रोड सेक्टर को दिया। इसमें फेडरल गवर्नमेंट ने और जो सूबाई हुकूमत की ADP, इसको मिला के हम इंशाअल्लाह 100 अरब से ज़्यादा का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो हमारे रोड का सूबे के अंदर, इंशाअल्लाह उसको हम बेहतर किया जाएगा। बाकी जो डिटेल्स हैं इंशाअल्लाह कल फाइनेंस मिनिस्टर साहब कल फाइनेंस मिनिस्टर अपोजिशन ने एहतजाज किया, क्या उन्हें नहीं था चाहिए? एक नए घर में शिफ्ट हुए हैं, बजट खामोशी से सुनते, एक नई अच्छे तरीके से आगाज होती, क्या कहेंगे रवैये पे? अपोजिशन के रवैये कैसा लगा? सीटियां बजाई, जहाज उड़ाई उन्होंने। नई असेंबली थी, नई बिल्डिंग थी और पहला बजट हम इसके अंदर और पहले दिन पेश करने जा रहे थे। ये हम सबका घर है, तो मेरे ख्याल में इसके तकद्दुस को हमें बरकरार रखना चाहिए और ये पार्लिमानी रवायत के खिलाफ है। इस बजट में बहुत अच्छा बजट पेश किया आपने, और ये बता दें कि इस वक्त जो यूपी पंजाब की अगर बात की जाती है तो आपने कहा था कि 40% वहाँ पे 35% जो बजट मुख्तसर किया जाएगा वहीं खर्च किया जाएगा। क्या वहाँ के स्कूल, वहाँ के कॉलेज और वहाँ के जो ज़राअत के लोग हैं उनके लिए क्या? इसमें ऐड कर लें। आपने बात की है कि आप सड़कों वगैरह की तरफ जा रहे हैं, जो रावलपिंडी रिंग रोड है उसके ऊपर एक तो तफ्तीश भी हो रही है, क्या उसके अंदर सुई मनसूबे के अंदर कुछ सामने? मैं एक बात करके फिर फाइनेंस मिनिस्टर के हैंड ओवर करूँगा। मेरे ख्याल में अगर आप कल इंशाअल्लाह पोस्ट बजट जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब की होएगी ब्रीफिंग, उसमें आप अगर तशरीफ़ लाएंगे तो आपको एक एक चीज़ की तमाम डिटेल्स हम देंगे। मोटी डिटेल्स मैंने आपको बता दी है, उसके बाद हम बैठ के तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे। आज 10% तनाव में इजाफे का ऐलान किया गया, क्या आप समझते हैं इस महंगाई के दौर में 10% इजाफे से आम आदमी का गुजारा हो जाएगा? दूसरा, आपका अपनी तनख्वाह में गुजारा हो रहा है, आपसे रिलेटेड आपका अपनी तनख्वाह में गुजारा हो रहा है, इतनी आपकी तनख्वाह? कल आप सबको मेरी तरफ से दावत है, 11 बजे 90 शारा कायदे आज़म में आए। सब सवालों के इंशाल्लाह आपको बताएं कि इस वक्त सीएम पंजाब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, जिसमें उनका कहना था कि सबका घर है, उसके तकद्दुस को पामाल ना करें। साथ साथ पोस्ट बजट में तमाम तर डिटेल्स जो हैं वो कल मिल जाएंगी। और जब सहाफ़ी ने सवाल किया कि 10% इजाफे से आम आदमी की तनख्वाह में क्या गुजारा हो जाएगा, आपका गुजारा हो जाता है, तो उस पर उनको कहा गया कि पोस्ट बजट ये मीटिंग ज़रूर शरीक हुई इसमें।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने कराची में चाइना कटिंग वाले 36,000 प्लॉट्स को वागुजार कराने का हुक्म दे दिया। कश्मीर रोड से तमाम तजावुजात खत्म करने का भी हुक्म दिया। अदालत उज़्मा ने अलादीन पार्क से जुड़े पवेलियन एंड क्लब को गैर कानूनी करार दे दिया। इरफानुल हक की रिपोर्ट। गैर कानूनी तामीरात गिराएं वरना आप गिर जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कमिश्नर कराची को तंबीह कर दी। हुक्म दिया कराची में चाइना कटिंग वाले 36,000 प्लॉटों को वागुजार कराया जाए। कराची रजिस्ट्री में समाअत के दौरान गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने अलादीन पार्क से मुत्तसिल पवेलियन एंड क्लब और शॉपिंग सेंटर को भी गिराने का हुक्म दिया। अदालत ने हुक्म दिया कश्मीर रोड से तमाम तजावुजात का खात्मा करें, जितनी मशीनें चाहें लेकर जाएं और सब गिराएं। केडीए क्लब, स्क्वॉश कोर्ट, स्विमिंग पूल और दीगर तामीरात भी गिराने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, क्या सिर्फ अशराफिया के लिए सब सहूलतें हैं? अदालत ने कश्मीर रोड पर तमाम खेल के मैदान बहाल करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने कहा, अगर कोई रुकावट डाले तो अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी तस्वुर करेंगे। वाटर बोर्ड की वागुजार कराई गई जमीन पर पार्क न बनाने पर वाटर बोर्ड को भी झाड़ पिला दी। कहा, आप हमारे साथ क्यों मगजमारी कर रहे हैं? हमारे हाथ से कुछ हो जाएगा। राशिद मिन्हास रोड पर यूबीएल कॉम्प्लेक्स से मुत्तसिल जमीन खाली कराने की भी हिदायत कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कमिश्नर कराची और कराची की इंतजामिया को एक भारी टास्क दे दिया है। 2 दिन में इतनी बड़ी तादाद में तजावुजात का खात्मा करना यकीनन चैलेंज से कम नहीं। कैमरामैन राशिद इशरत के साथ इरफानुल हक, समा, कराची। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने रेलवे की जमीन की फरोख्त, ट्रांसफर और लीज पर पाबंदी आयद कर दी। वफाकी हुकूमत से रेलवे के मुतालिक रिपोर्ट भी 2 दिन में मांग ली। रेलवे जमीन तजावुजात से मुतालिक केस की समाअत के दौरान अदालत ने सेक्रेटरी रेलवे की सरजनिश की। रिमार्क्स दिए कि आपने लोगों को मारने का ठेका लिया हुआ है। सेक्रेटरी रेलवे ने बताया कि 65 अफराद हलाक हुए हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि 65 तो सिर्फ एक हादसे में मर गए। मैंने तो सुना था वजीर रेलवे इस्तीफा देंगे, मगर कुछ नहीं हुआ। बस टीवी पर आकर अफसोस करेंगे और 15-15 लाख रुपए देंगे। उसको सियासत के लिए इस्तेमाल ना करें। आप लोगों को मजा लगा हुआ है इख्तियार और इख्तिदार का। आपसे नहीं चलता तो घर जाएं और ओहदा छोड़ दें। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने रेलवे की जमीन की फरोख्त, ट्रांसफर और लीज पर पाबंदी आयद कर दी। वफाकी हुकूमत से रेलवे के मुतालिक रिपोर्ट भी 2 दिन में तलब कर ली है। और अब ये खबर कि कोरोना वैक्सीन ना लगवाने वालों की मोबाइल फोन सिम्स बंद कर दी जाएंगी। सिंध के वजीर इत्तलाआत नासिर शाह ने साफ साफ कह दिया। यही नहीं, वैक्सीन के जाली सर्टिफिकेट बनाने वाले 2 अफराद की गिरफ्तारी का दावा भी किया। यूनुस मेमन कौन है? समा के सवाल पर लाताल्लुकी का इजहार करते हुए कहा, मीडिया के पास उनका कोई अता पता हो तो हमें जरूर दीजिएगा। माजी में कराची को लंदन से चलाया जाता था। वैक्सीनेशन नहीं कराएगा उसकी सिम ब्लॉक करा दी जाएगी। और 1-2 और लोग भी कहीं पे रिपोर्ट हुआ कि किसी सेंटर्स पे लोगों को कहा जा रहा है कि आप वैक्सीन करवाएं, बगैर भी आपको सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। तो 1-2 जगह इस तरह के लोगों को पकड़ा गया है, गिरफ्तार किया गया है। यूनुस मेमन आज ही अखबारों में भी सुना है। उसके लिए आपके पास कोई उनका अता पता, कोई डिटेल हो तो काइंडली मुझे बता दीजिएगा। साल हाँ साल से सिंध का रोना रोने वाले मानते हैं कि कराची का हाल अच्छा नहीं, मगर क्या करें, कराची में माफियाज का राज है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह मीडिया के सवाल पर सवालिया निशान बन गए। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची तबाहाल है। आज जब वजीर आला सिंध ने सूबे का हिस्सा न मिलने पर लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस फरमाई, बड़े बड़े अदाद शुमार गिनवाए, कितने पैसे मिलने थे और कितने नहीं मिल पाए, सब लिख कर लाए थे। मगर जब कराची की सूरत हाल पर सवाल हुआ, सारा हिसाब किताब माफियाज के खाते में डाल दिया। कराची की हालत ऐसी क्यों हुई? अनप्लान्ड ग्रोथ, माफियाज इधर काम करती रही, जो कब्जे कराए गए हैं वो आप सबको पता है। कराची को अपना कहने वाले और हमें कहने वाले आप तो है ही नहीं इधर के, वो उनकी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। अपनी भी थोड़ी सी जिम्मेदारी कबूल कर ली, मगर फिर लेकिन कर गए। बंदगी उसमें हर एक कसूरवार है। मैं अपने आप को भी कसूरवार कहता हूँ कि जो ये है, लेकिन और फिर लेकिन से आगे बढ़कर कहने लगे कि अब ऐसा भी नहीं जैसा आप लोग कहते हैं। इतनी बुरी भी नहीं है जितनी आप पेश करने की कोशिश करते हैं कराची की सूरत हाल।
ये कैसा कराची है जहां सड़कें वफाक बना रहा है, फायर टेंडर वफाक दे रहा है, केपर वफाक की जिम्मेदारी है, ग्रीन लाइन वफाक मुकम्मल करेगा। 13 साल में सिंध हुकूमत ने कराची के लिए क्या किया है? और आज भी मुराद अली शाह वफाक और इंटरनेशनल मदद का इंतजार कर रहे हैं। और अभी आपको बताएं कि अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। तालीम में हायर एजुकेशन का बजट जो हम 18 अरब छोड़ के गए थे, आज इन्होंने तीसरे साल में भी उसको 15 अरब किया है, यानी 3 अरब इजाफे के साथ छोड़ के गए थे। आज अभी तक इन्होंने इसको हायर एजुकेशन के बजट को कम रखा है और कहते हैं प्रो डेवलपमेंट बजट है पंजाब का। मैंने अभी फिगर्स देखे हैं, इन्होंने फिगर्स बढ़ा चढ़ाकर पेश किए हैं, लेकिन एलोकेशन जो है वो आटे में नमक के बराबर है। मुझे लगता है जो एलोकेशन है उस हिसाब से अगले 25 साल तक वो मंसूबे जिनका जिक्र है बजट में वो कंप्लीट नहीं होंगे। और ये लोग जो ग्रोथ रेट बताते हैं 2.8%, वर्ल्ड बैंक कहता है कि ये 1.9% है, पिछले साल की बात कर रहा हूँ। फिर कहते हैं इकॉनमी ने जीडीपी ग्रोथ 0.5% है, लेकिन जो हमारे मुआशियात के कहते हैं -2% है। अभी IMF कहता है 1.1% कहता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक 1.5% कहता है, इनका अपना स्टेट बैंक 2% कहता है और ये कहते हैं 4% होगा, 3.4% होगा। तो ये झूठ का पलंदा है। और मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ इनसे कि इतने बड़े बड़े झूठ बोले, क्या आटा कितने किलो कम होगा उसकी कीमत? चीनी की कीमत आज जो आसमान को छू रही है कितने रुपए कम होगी? दवाइयाँ जो 350% गरीब आदमी के लिए दवाइयाँ भी उनकी पहुँच से दूर हो गई, उनमें कितनी कमी वाक़या होगी? कोई पुरसाने हाल नहीं है। और मई का जो फिगर है इन्फ्लेशन का वो 10% है, डबल डिजिट है। ये कौन सी ग्रोथ है? किसान की बात कर लें, किसान को आप कहते हैं जी कि हमने उनको इजाफी 500 रुपया फी मन दिया है। मैं कहता हूँ 500 रुपया फी मन देखें, उनसे आपने उनकी जेबों से 800 रुपया फी मन इनपुट कॉस्ट की मद में निकाल लिया है। वो बिजली की सब्सिडी विड्रॉ कर ली है। आज खाद की कीमत देख लें, हमारे दौर से वो डबल हो चुकी है, डबल से ज़्यादा हो चुकी है। मैं इनपुट कॉस्ट की बात कर रहा हूँ। ये गंदम आज अगर अपना जो है वो कह रहे हैं कि किसान को फ़ायदा हुआ है, और भाई आप अकल चाहिए, अकल चाहिए, क्योंकि इनपुट कॉस्ट जब तक किसान की कम नहीं होगी वो कैसे कम्पीट कर सकेगा। इसी तरह इंडस्ट्री 28 रुपये बिजली में इजाफा होगा तो इंडस्ट्री बाहर कैसे कम्पीट कर सकेगी, एक्सपोर्ट कैसे बढ़ सकेगी? तो मैं ये समझता हूँ कि मैं इनकी बातों को मान लेता, इनके फिगर्स को मान लेता, अगर आज एक मजदूर, एक गरीब, एक क्लर्क के घर में आटा, रोटी, चीनी, दवाइयाँ जो हैं वो सस्ती हुई होती। ये सिर्फ ढकोसला है। और ये भी बता दूं, मैं ज्योतिषी नहीं हूँ, आने वाले दिन आपको खुद बता देंगे कि महंगाई में इजाफा होगा और इनके दावे पिछले बजट की निस्बत जो हैं उसी तरह झूठ साबित होंगे। बहुत शुक्रिया। हमजा साहब, इन्होंने अभी आपका तो होता ही रहता है मियां साहब, ये बताइएगा कि हुकूमत का ये कहना है कि 9 साल का बजट तारीख साज बजट है और अपोजिशन का जो आज रवैया ईवान के अंदर था वो नाकाबिल कबूल है। आप इसके ऊपर क्या कहते हैं? अपोजिशन ने एक हदूद कवायद में लेके एहतजाज किया है। मुझे ये बताएं आप कि म्यू हॉस्पिटल में एक बूढ़ी औरत का गार्ड सर्जरी कर दे, 14 दिन बाद वो फौत हो जाए, कोई पूछने वाला ना हो। गरीब आदमी महंगाई की दवाइयाँ दे, उसके घर में भूख और फाका हो और हम एहतजाज ना करें। ये अवाम अब इनका मुहासबा करेंगे और हम जिम्मेदार अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। 3 साल होने को आए हैं, आज भी ये कहते हैं कि पिछली हुकूमत ने ये कर दिया, पिछली हुकूमत ने ये कर दिया। इंतज़ार करो, अब अवाम और अपोजिशन मिलके तुम्हारा बंदोबस्त करेंगे। अच्छा मियां साहब, इनके पास 18 महीने रह गए हैं, इनका मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? इन्होंने लोगों को बड़े ख्वाब दिखा के इक़्तिदार में आए थे, अब सिर्फ 18 महीने रह गए, इनका मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं?
मुस्तकबिल तो अल्लाह के पास है, लेकिन हर वादा झूठ साबित हुआ जो कंटेनर पर किया गया। अब इनका कंटेनर से उतरने का वक्त आ गया। पंजाब के सूबे बजट पेश होने के बाद अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि तमाम इदाद शुमार बढ़ा चढ़ाकर बताए गए, जो मंसूबे गिनवाए गए हैं 25 साल तक भी वो पूरे नहीं होंगे। आने वाले दिनों में महंगाई में इजाफा होने वाला है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना है कि अगर गरीब की जेब खाली है तो फिर बजट के तमाम अदादो शुमार जाली हैं। क्या पनीगाला के महलात, अमीरों और हवारियों की तरक्की हुई? गरीब आदमी तो 2 वक्त की रोटी को तरस गया है। शहबाज शरीफ की तकरीर के दौरान शदीद बदनज़मी के बायस स्पीकर कौमी असम्बली को इजलास 20 मिनट के लिए मुलतवी करना पड़ा। आवाम की जेब खाली है तो फिर बजट के तमाम फिगर्स जाली हैं। प्लीज सराहना करें। क्या वो तरक्की बनीगाला के महल्लात और जनाब स्पीकर वो तरक्की आप एक मिनट अमीरों की और हवारियों की तरक्की है? मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, देखो ये बजट का इजलास है, इसमें आप कोशिश करें कि एक दूसरे को नुक्ता नज़र को सुना जाए प्लीज। गुर्बत, बेरोजगारी और एक दूसरे के मुफ्लिसी में झुल गए हैं। मैं 20 मिनट के लिए सस्पेंड करता हूँ, 20 मिनट के लिए। तो बजट के बाद महंगाई के पहले झटके का इम्कान। ओगरा ने एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत के दाम बढ़ाने के लिए आस्तीनें चढ़ा ली। पेट्रोल 4 रुपए 20 पैसे महंगा करने की सिफारिश कर दी। हतमी मंजूरी वजीर आजम देंगे। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं वहाब कामरान। 16 जून से पेट्रोल मजीद महंगा होने का इम्कान। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे की समरी वजारत पेट्रोलियम को भेज दी। समरी में पेट्रोल 4 रुपए 20 पैसे जबकि हाई स्पीड डीजल 3 रुपए 50 पैसे फी लीटर महंगा करने की तजवीज। हुक्काम का कहना है कि कीमतें बढ़ाने की समरी मौजूदा पेट्रोलियम लेवी के तनासुब से तैयार की गई है। इस वक्त पेट्रोल पर 4 रुपए 80 पैसे और डीजल पर 5 रुपए 14 पैसे लेवी वसूल की जा रही है। ओगरा की समरी मंजूर हुई तो डीजल की कीमत 114 रुपए 26 पैसे जबकि 1 लीटर पेट्रोल 112 रुपए 76 पैसे में दस्तयाब होगा। वजीर आजम इमरान खान समरी की हतमी मंजूरी या मुस्तरद करने का फैसला करेंगे। सिंध में कारोबारी सरगर्मियां हफ्ते में 6 रोज बहाल रहेंगी। 6ठी से 8वीं जमात तक 50% हाजिरी के साथ स्कूल 21 जून से खुल जाएंगे। कोरोना वायरस टास्क फोर्स सिंध के इजलास में बड़े फैसले कर लिए गए हैं। वज़ीर आला सिंध ने एक्सपो सेंटर पर बगैर वैक्सीन सर्टिफिकेट जारी करने का नोटिस भी ले लिया। IG सिंध और महकमा दाखिला को सख्त कार्रवाई की हिदायत की। उन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों के लिए कोरोना वैक्सीन लाजमी करार देने की हिदायत भी की। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सिंध में कोरोना मरीजों की तशखीस की शरह 4.5% पर आ गई। अस्पतालों पर कुछ दबाव कम हुआ है। कोरोना केसेस में नुमाया कमी। एक दिन में 34 अफराद जाँ बहक। 1019 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 2.59% रही। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़श्ता रोज कोरोना के बायस पंजाब में 15, खैबर पख्तूनख्वा में 8 और सिंध में 7 अमवात हुई। मजमूई अमवात की तादाद 21,723 हो गई। गुज़श्ता रोज 39,000 से ज़ायद कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 1019 मुस्बत निकले। इस वक्त पाकिस्तान में 41,726 फाल केसेस हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि बर वक्त वैक्सीनेशन और SOPs पर अमल दरामद से ही कोरोना वायरस पर काबू पाया जा सकता है। कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम के हवाले से आला सतह का इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर आज़म ने वैक्सीनेशन के लिए की गए इक़दामात पर इजहार इत्मीनान किया। उनका कहना है कि अवाम का रज़ाकाराना तौर पर वैक्सीन लगवाना खुशाइंद है। तरक्की याफ्ता ममालिक में ऐसी नज़ीर कम ही मिलती है। वज़ीर आज़म ने कहा, भारत जैसी अफसोसनाक सूरत हाल से बचने के लिए इदारों और अवाम को मिलकर इंसदादी कोरोना इक़दामात का निफाज यकीनी बनाना है। सरबरा NCOC असद उमर ने बताया कि 1 करोड़ से ज़ायद लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। सरकारी और निजी इदारे अपने 100% मुलाजमीन की वैक्सीनेशन यकीनी बना रहे हैं। इस्लामाबाद में फ्रैक्चर हाथ के बावजूद सड़क पर ड्यूटी देने वाले पुलिस एहलकार को वज़ीर आज़म इमरान खान ने बुलाकर शाबाश दी। कहा, अगर एक आदमी फ़र्ज शनासी से ड्यूटी दे तो सारी पुलिस का इमेज बुलंद हो जाता है। मैंने तुम्हारा वो पढ़ा देखा, लोगों ने इतने लोगों ने अप्रिशिएट किया। पुलिस का सारा जो इमेज है ना वो उठ जाता है इससे। एक आदमी जब इस तरह का आवाम के लिए खड़ा होता है और इस तरह कुर्बानी अपनी देता है, सारी पुलिस का इमेज उठ जाता है। मैंने ख़ास आपको बुलाया था मुबारक देने के लिए। हम सबको बड़ी खुशी, हमने तुम्हें इनाम भी देना है इसका।
खुश मौसम की बात कर लेते हैं। कराची में चंद रोज से मौसम अबर आलूद है। शहरी मुंतजिर हैं कि बादल कब बरसेंगे। महकमे मौसमियात ने अगला हफ्ता अहम करार दे दिया है। शहरियों को खबरदार भी कर दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं खुर्शीद आलम। कराची का मौसम हुआ सुहाना। तपती धूप में आसमान पर बादलों ने डाले डेरे। मौसम का हाल बताने वाले कहते हैं, शहरी हो जाएं खबरदार, सूरत हाल से निमटने के लिए खुद को कर लें तैयार। पिछले साल तो खैर बहुत ज़्यादा गैर मामूली बारिशें हुई थी। आप देखें वैसी होती हैं कि नहीं, लेकिन मामूल से कुछ ज़्यादा ही हैं। सरदार सरफराज ने अगले हफ्ते को अहम करार दिया। ये प्री मानसून का पहला स्पेल सिंध में 17 जून को उम्मीद है दोपहर के बाद इंटर होगा। तो कराची के हिस्से में भी कुछ आ सकता है 17 या 18 तारीख को। जिम्मेदारी शहरी इदारों की है कि शहर के नाले साफ कर दें ताकि अब्र रहमत शहरियों के लिए अजियत न बन सके। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। तो जनाब, बारिशें सर पर हैं और कराची में नालों के इतराफ से अभी तक तजावुजात का खात्मा नहीं किया जा सका है। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त बरहमी का इजहार करते हुए हुक्म दिया है कि कराची के तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखा जाए। अदालत ने रिमार्क्स दिए, सबको हकीकत मालूम है कि लीज जाली है। एडवोकेट जनरल को मुखातिब करके कहा कि सब कुछ आपकी नाक के नीचे होता रहा और आपको पता नहीं चला। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने बरसाती नालों के अतराफ तजाविजात से मुतालिक केस की समाअत की। समाअत के आगाज पर केएमसी के वकील ने बताया कि दर्जनों मुतासरीन ने एंटी इंक्रोचमेंट ट्रिब्यूनल से स्टे ले लिया है। एडवोकेट जनरल सिंध ने अदालत उज़्मा को आगाह किया कि सिंध हाई कोर्ट ने भी कई केसेस में हुक्म इम्तनाद दे रखा है। सिंध हुकूमत ने स्टे की वजह से कार्रवाई रोक रखी है। एडवोकेट जनरल सलमान तालिबुद्दीन ने अदालत में ये एतराफ़ किया कि मुख्तलिफ महकमों ने गैर कानूनी लीज दे रखी है, जिस पर चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने सख्त इज़हार बरहमी करते हुए कहा कि गैर कानूनी लीज की जिम्मेदार सिंध हुकूमत है। जिस वक्त गैर कानूनी लीज दी गई, हुकूमत क्या कर रही थी? चीफ जस्टिस ने एडवोकेट जनरल को मुखातिब करते हुए कहा कि सब कुछ आपकी नाक के नीचे होता रहा और आपको पता नहीं चला। तजाविजात तो हर हाल में खत्म करना होंगी। मुतासिरीन के वकील ने अदालत में कहा कि सारे मकानात की लीज मौजूद है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ये सारी दस्तावेजात जाली हैं, जिनकी हकीकत सबको मालूम है। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि इस तरह गैर कानूनी लीज की बुनियाद पर तजाविजात के खिलाफ कार्रवाई नहीं रुक सकती। अदालत उज़्मा ने ऑपरेशन रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए नालों के अतराफ ऑपरेशन जारी रखने का हुक्म दे दिया। कैमरामैन राशिद इशरत के साथ इरफानुल हक, समा, कराची। सिंध के हालात की बेहतरी के लिए सिंध हुकूमत से ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने वज़ीर आला सिंध से अपील की कि उन्हें सिंध में काम करने दिया जाए। कोशिश है कि सिंध हुकूमत से रब्ता करके दोबारा उनसे जो हमारे सियासी ताल्लुकात, तो पता नहीं इस्तवार कभी इनसे हो सकते हैं या नहीं, लेकिन इनके साथ जो वर्किंग रिलेशनशिप है उसको इस्तवार वापस एक ट्रैक पे लाने की कोशिश करें, जिससे सिंध का फ़ायदा हो। सिंध हुकूमत से वज़ीर आला सिंध से रिक्वेस्ट है कि जो काम वफाक यहाँ पे करना चाहती है उसे करने दें। वज़ीर आला सिंध के मुताबिक कराची में माफियाज काम करते हैं और यहाँ के अवाम ने तो वज़ीर आला सिंध को ही माफिया करार दे दिया। बोले अगर माफिया कंट्रोल नहीं होता तो हम माफिया को ही वोट देंगे। करप्शन का खात्मा होगा तो सिंध तरक्की करेगा। भाई अगर माफिया पावर में तो आपके इधर कुर्सियों पे बैठने का क्या फायदा? भाई अपना सारा कुछ माफिया के हाथ में दे। हम भी कल को माफिया को वोट दे के हम माफिया की तरफ जाएंगे कि भाई माफिया ही हमारे मसले हल करे। अगर आप मसले हल नहीं कर सकते तो भाई साइड पे हो जाओ। इनका कोई भी इदारा किसी किस्म का कोई काम नहीं कर रहा है सिवाय पैदागिरी के, रिश्वत के, हरामखोरी के। इनके अपने जो आबाई शहर हैं जहाँ से सिलेक्ट हो के आते हैं वही परेशान है। यहाँ तो ये सब लूटने के लिए बैठे हुए हैं। तरक्की तो माशाल्लाह पंजाब में हो रही है, लाहौर में हो रही है, इस्लामाबाद में हो रही है। एक वाहिद कराची वालों को पीसा जा रहा है, हर चीज़ से जो ना तंगी की जा रही है। ट्रांसपोर्ट का निज़ाम नहीं है, आपके पास सर्विस का निज़ाम नहीं है, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बुरी हालत में हैगा। एक के बाद एक चीज़ ख़राब है यहाँ की, तो अब बद से बदतर होती जा रही है और कोई पार्टिसिपेट करने को तैयार नहीं है। सारी गलियाँ, रोड सब उधड़े पड़े हुए हैं, सर्विस का निज़ाम सारा उल्टा पुल्टा होया हुआ, तो निज़ाम कहाँ से सही है? वज़ीर आला साहब की अपनी मनता के हम आवाम क्या कह सकते हैं इनको।
सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद कराची की इंतजामिया ने राशिद मिनास रोड पर वाक़ई अलादीन पार्क का शॉपिंग सेंटर, पवेलियन एंड क्लब गिराने का एक्शन प्लान तरतीब दे दिया है। इस बारे में मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे मोहम्मद अली हफीज़ से। अली हफीज़, एक्शन प्लान तो तरतीब दे दिया गया है, ये बताइए कि ऑपरेशन कब से शुरू होगा? जी बिल्कुल, बल्दिया उज़्मा कराची और शहरी इंतजामिया ने मुश्तरका तौर पर जो है एक्शन प्लान तैयार कर सुप्रीम कोर्ट के काम के बाद जो है राशिद रोड पर जो केएमसी अराजी पर तामीरात है, खासतौर पे अलादीन पार्क के साथ शॉपिंग सेंटर है, पवेलियन क्लब है, इसके खिलाफ जो है ऑपरेशन के लिए मशीनरी भी जो है सुबह 9 बजे पहुंच जाएगी। केएमसी हुकाम ने जो एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। पुलिस और एजेंसी को जो है मदद के लिए लेटर भी लिख दिया गया है। जो हमारे हुकाम से बात हुई, उनका कहना है जिस तरह है सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की जानिब से, उसकी तर्ज पर जो है मुकम्मल तौर पे जो है ऑपरेशन किया जाएगा। अब देखना यह है कि किस तरह ऑपरेशन जो है शुरू होने के बाद क्या मज़ामत होती है नहीं होती और कब तक ये ऑपरेशन जो है मुकम्मल होगा। कदीम जो है बहुत पुरा एक अरसा हो गया है, इस अराजी पर जो है तामीरात हुई भी थी, कई बार जो है इसकी कोशिश भी की, लेकिन अब कोर्ट का ऑर्डर हो गया है। अब देखना ये कब तक ऑपरेशन मुकम्मल होता है। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद कराची की इंतजामिया ने राशिद मिनास रोड पर वाक़ई अलादीन पार्क का शॉपिंग सेंटर, पवेलियन एंड क्लब गिराने का एक्शन प्लान तरतीब दे दिया है और ये एक्शन शुरू किया जाएगा और देखना यह है कि कब ये सारा अमल जो है वो कंप्लीट होता है। अपडेट करने के लिए शुक्रिया अली हफीज़। और अभी आपको बताएं कि सऊदी हुकूमत ने तारीखी फैसला कर लिया, ख़वातीन को महरम के बगैर हज व उम्रे की इजाज़त दे दी गई है। सऊदी वजारत हज व उम्रा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि महरम के बगैर ख़वातीन समेत हज का इरादा रखने वाले तमाम अफराद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि हतमी हज परमिट हासिल हो गया। दरख्वास्त दहिंदा को तस्लीम करना होगा कि इसने 5 साल में हज नहीं किया, उसे कोविड-19 समेत कोई बीमारी नहीं और गुज़िश्ता 6 माह के दौरान वो किसी दायमी बीमारी की वजह से अस्पताल में दाखिल नहीं हुआ। और अब जिक्र लाहौर के मुफ्ती तकी का, जिनकी चौथी शादी की सोशल मीडिया पर धूम मची है। रिपोर्ट कर रही हैं आयशा। मेरी एक फ्रेंड है, उसने मुझे कहा कि तुम्हें पता है वो जो सर की बेटे हैं वो तुम्हें इस तरह से देख रहे थे, तुम्हें ताड़ रहे थे। मैंने कहा अच्छा, ओहो। सोशल मीडिया पर इन साहब और इनकी कम उम्र चौथी बीवी के चर्चे। खुश शक्ल खुश लिबास लाहौर की मुटियार की अदाएं मुफ्ती साहब को ऐसी भाई के बाद शादी तक आई। 50 साला आमिर शहजाद की पहली तीनों बीवियों से ना बन पाई, खुद से 20 साला छोटी शागिर्द से शादी रचाई। जोड़े की तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गयी। मंचलों ने मुफ्ती तकी लाहौरी का नाम दिया और तनकीद के निश्तर भी बरसाए, मगर मुफ्ती तकी तनकीद के बावजूद बाकी मर्दों को भी 4 शादियों का मशवरा दे रहे हैं। इस्लाम तो इजाज़त देता है, तो ऐसा कोई मसला नहीं है और आप अफोर्ड कर सकते हैं और आप समझते हैं कि यू कैन डू जस्टिस, तो आप 4 कर सकते हैं एक टाइम। इनकी अहलिया कहती हैं मौलवी से शादी करना कोई गुनाह नहीं। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई बुराई है आप किसी दाढ़ी वाले से शादी करें, बल्कि दाढ़ी वाले से शादी करनी चाहिए, क्योंकि ये नेक हज़रात होते हैं और अल्लाह ताला के करीब होते हैं। अपनी बीवी को वही अच्छे तरीके से खुश रख सकता है। जोड़ा अपनी अज़दवाजी जिंदगी में न सिर्फ खुश है बल्कि लासवाल मोहब्बत की मिसाल भी है। कैमरामैन इशफाक अब्बासी के साथ आयशा आता, समा, लाहौर। PSL में मोहम्मद रिजवान और सुहेब मकसूद ने किया लाठी चार्ज। मुल्तान सुल्तान्स ने पेशावर ज़ल्मी को 8 विकेटों से हरा दिया। आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स में मुकाबला होगा। कराची में बच्चों के लिए बास्केटबॉल एकेडमी बना दी गई। नया नाज़माबाद में बनाई गई एकेडमी में किस उम्र के बच्चे और वो किस तरह ट्रेनिंग करते हैं, ये जान लेते हैं हुज़ैफा खान से। फन और महारत के लिए उम्र की कोई कैद नहीं। इस मिसाल का अमली नमूना पेश किया कराची के कम उम्र बच्चों ने, जिनकी बास्केटबॉल के खेल में दिलचस्पी ने सबको हैरान कर दिया। गेंद को कंट्रोल कैसे करना है, डॉजिंग किस तरह करनी है, बास्केटबॉल एकेडमी में बच्चों को सब सिखाया जा रहा है। बच्चे इस एकेडमी में मुख्तलिफ ड्रिल्स करते दिखाई दिए।
है, आपसे बॉल नहीं कंट्रोल होती, जब आप शॉट उठा रहे हो तो फर्स्ट टाइम तो आपकी वहाँ तक टच नहीं होती है, मुश्किल होती थी। हम लोग ड्रिबल, डबल हैंड, रनिंग शॉट्स, मैथ सब। मैं 6 मंथ से बास्केटबॉल खेली हूँ और मुझे बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होती छोड़ने। एकेडमी ट्रेनर बच्चों को दिन में 1.5 घंटे ट्रेनिंग करवाते हैं। आइडियल एज 10 ईयर्स। इतनी एज से जो बच्चे खेलना सीखते हैं ना, वो आगे जाके चैंपियन बनते हैं। बास्केटबॉल का खेल न सिर्फ बच्चों को फिट रखता है बल्कि इनकी ज़हनी सलाहियत में भी इजाफा करता है। बास्केटबॉल के ये गेम इन नन्हे बच्चों के लिए मुश्किल ज़रूर है, लेकिन ये पूरी सलाहियत रखते हैं कि मेहनत करके इस खेल में अपना लोहा मनवाएं। कैमरामैन सनाउल्लाह डारी के साथ हुज़ैफा खान, समा, कराची। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।